नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पहले से भी जानते हैं। कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, आइए हम पहले जानें। हमें पता है कि हम गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं हम वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो वे बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। केवल शून्य मिल गया तो बन गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी हम मिला दें तो बन जाती हैं पूर्णांक। पूर्णांक कैसे बनेंगी? जब हम प्राकृत और पूर्ण में हम क्या मिला दें, ऋणात्मक पूर्णांक भी यदि हम मिला दें इस तरह से, तो ये संख्याएं बन जाती हैं पूर्णांक। पूर्णांक में यदि हम बटे वाली संख्याएं, ऋणात्मक बटे वाली संख्याएं, अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्याएं और इस तरह की दशमलव वाली, शांत दशमलव वाली संख्याएं, ये सब यदि हम और मिला दें तो ये बन जाती हैं परिमेय संख्याएं। ये बन जाती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त यहां पर मैं अलग से बना देता हूं अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि ये परिमेय संख्याओं से कोई मेल नहीं खाती। जो संख्याएं परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। किस तरह की हैं? जैसे कि करणी वाली संख्याएं जो कि पूर्ण करणी घात के रूप में नहीं है, जैसे कि करणी 5, करणी 2, करणी 3, इसी तरह की संख्याएं करणी 3.5, इस तरह की संख्याएं, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अशांत और अनावर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्याएं जैसे 3.30, 300, 300, आगे तक बढ़ते जाए तो ऐसे दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अशांत अनावर्ती। क्यों अशांत अनावर्ती इन्हें कहा जाता है? क्योंकि हमने देखिए 3.30 तो फिर से 3 शून्य तो आया, लेकिन उसके बाद फिर से 3 शून्य ना आकर 0.3 आ गया, फिर शून्यों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो ये दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आपस में इन सभी का जो एक समुच्चय बनता है ये कहलाता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। इन्हीं वास्तविक संख्याओं के बारे में हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि इन्हीं वास्तविक संख्याओं में हम सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आइए इन वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो सबसे पहले हम जान लें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें कैसे अद्वितीय संख्याएं निर्मित कर सकती हैं। इनकी अद्वितीय संख्याएं यदि हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे दें तो हमें भागफल 2 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इन दोनों संख्याओं में एक संबंध है कि वो निश्चित भागफल और निश्चित शेषफल हमें देती हैं। तो ये संबंध तो है। तो वास्तव में इस संबंध को यूक्लिड ने एक प्रमेयिका के रूप में प्रस्तुत किया। तो आइए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, जैसे कि हमने 20 और 40 लिया था उदाहरण, उसी तरह से 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। जैसे हमारे पास q क्या प्राप्त हुआ था 2 और r क्या प्राप्त हुआ था 0। तो ऐसी विद्यमान है कि कैसे विद्यमान है? तो यदि वो विद्यमान है तो उनके लिए एक निश्चित प्रमेय का प्रस्तुत किया उन्होंने कि यदि हमने पहले वाले को a मान लिया है तो a बराबर BQ प्लस R। जो हमारे पास 2 उत्तर आया था वो बन गया Q
और जो शेष फल आया था वो बन गया आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां पर इस आर की क्या खासियत है कि वास्तव में ये आर जो है शून्य हो सकता है। हमारे उदाहरण में था भी शून्य था, ये अब शून्य हो सकता है और शून्य से बड़ा, या तो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पूर्ण की। पूर्ण संख्या में क्या होता है, शून्य या शून्य से बड़ा। तो शून्य या शून्य से बड़ा हो सकता है, किंतु बी से छोटा रहेगा। अब यहां पर एक नया शब्द आया है प्रमेयिका। प्रमेयिका के बारे में जानते हैं हम पहले। क्या है प्रमेयिका? सिद्ध किया हुआ कथन जिसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका क्या है? सिद्ध किया हुआ कथन है। ये देखिए, ये यूक्लिड ने एक कथन जो है वो सिद्ध कर चुका है और उसको हम प्रयोग कर रहे हैं किस काम के लिए? किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग HCF महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। तो सिद्ध किया हुआ कथन जिसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करेंगे। तो फिर प्रयोग करेंगे तो क्या एक ही बार में हो जाएगा? एक ही बार में हमें HCF प्राप्त होगा? यदि एक ही बार में नहीं होगा तो हमें बार बार उसका प्रयोग करना होगा। बार बार उसका प्रयोग करना होगा तो उसे हम बोलेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? चरण है। हम इस प्रमेयिका को जो लेकर चलेंगे तो कितने चरण में हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, तब हमें एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ये चरण हम चलते जाएंगे प्रमेयिका को, एक चरण, दो चरण, तीन चरण, जितने चरणों की हमें जरूरत पड़ेगी उतने चरण हम लेंगे। श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यह क्या है? एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या एक विधि है। जैसे कि हमें यहां से जबलपुर जाना है, या यूं कहो कि हमें सिवनी से जबलपुर जाना है, तो हम सबसे पहले जाएंगे सिवनी और सिवनी से हम निकलेंगे जबलपुर, और यदि उसके बाद हमें जबलपुर से दिल्ली जाना है तो जबलपुर के बाद हम किसी अन्य वाहन का या ट्रेन का प्रयोग करके हम दिल्ली चले जाएंगे। तो हमने क्या किया? दो बार हमने प्रमेयिका का प्रयोग किया। पहली बार प्रमेयिका का प्रयोग हमने कैसे किया? सिवनी से जबलपुर जाने के लिए। और दूसरी बार प्रमेयिका का प्रयोग कब किया? जबलपुर से दिल्ली जाने के लिए। यानी हमने दो चरणों का प्रयोग किया। तो वही कहा गया है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। चरण और आगे बढ़ सकते हैं। हमें मान लो दिल्ली से और ज्यादा दूर जाना है, अमेरिका जाना है, तो फिर उसके लिए हमें तीसरा चरण प्रयोग करना पड़ेगा जब तक हम हमारी मंजिल तक ना पहुंच जाए। तो वैसे ही हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करना है जब तक हम HCF की मंजिल तक ना पहुंच जाएं। 20 और 40 का HCF निकालने में तो हम एक ही बार में सीधे शून्य शेषफल पर पहुंच गए थे। शून्य शेषफल पर यदि हम पहुंचे तो वहीं पर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो आइए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सवालों को हल करेंगे। तो देखिए हमारा पहला सवाल, हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। सबसे पहला काम हम लेते हैं 135 और 225 का HCF। ये मैंने प्रश्न ले लिया। 135 एवं 225 का HCF ज्ञात कीजिए।
तो 135 और 225 का हम ज्ञात करना चाह रहे हैं HCF। तो हमें सबसे पहले ये पता कर लेना है कि 135 इज लेस देन 225। 135 225 से छोटी संख्या है, तो ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो छोटी है उससे बड़ी को विभाजित करेंगे। सही बात है। तो सबसे पहले हमें यूक्लिड ने बोला कि दो वास्तविक संख्याएं हैं और दो वास्तविक संख्याओं को हम दो अन्य पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया, बड़ी संख्या को लिया 225 और उस तरफ ले लिया छोटी संख्या को a और b तो हमने ले लिया, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कह रही है, यूक्लिड विभाजन अब हम बहुत सारे चरणों में यूज करेंगे, इसलिए एल्गोरिथम लिख देंगे। से हम क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। r 0 से बड़ा या बराबर है और शून्य से b से छोटा है। तो देखिए हमारे पास a है, हमारे पास b भी है, हम q और r ज्ञात करेंगे। तो सिंपल है कि 135 का भाग हम 225 में दे दें, दे दीजिए। तो 135 एकम 135 और 135 दूनी हम करेंगे तो 270 हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे हम घटाएंगे तो ये कितना प्राप्त हुआ, 0 और 9 90 प्राप्त हो गया। तो 90 हमें प्राप्त हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हाँ भाई साहब 135 में हमने 1 का गुणा किया और 90 जोड़ा, हमें 90 शेषफल प्राप्त हुआ है। मतलब हम अपनी मंजिल पर अभी नहीं पहुंचे हैं, अब हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो और आगे जब बढ़ना पड़ेगा तो ये 225 इस एल्गोरिथम की अगली श्रृंखला में 225 अब छोड़ दिया जाएगा। अब हमारे पास रहेगा 135। दो पूर्ण संख्याएं अब हम लेंगे, 135 और 90। 135 और 90 लिया मैंने, तो अब हम फिर से इसी 90 को फिर से क्या बना लेंगे, भाजक। और ये जो भाजक था 135, अब इसमें हम भाग देंगे तो 90 एकम 90 और शेषफल बचा 45। तो फिर बोले सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यहां प्रयोग कर देंगे हम, तो क्या होगा, 90 एकम 90 धन 45। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अभी भी सर 0 शेषफल नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे, तो अब हमारे पास इस एल्गोरिथम का अगला चरण है, ये चरण फर्स्ट हो गया, ये चरण सेकंड, अब चरण थर्ड। चरण थर्ड कहता है कि अब फिर से हम इसे भाजक को फिर से भाज्य बना लेंगे। ये भाजक कहां आ जाएगा, भाज्य में, और ये 45 जो शेषफल था वो हो गया भाजक। ठीक है, इसी 45 का भाग अब हमें किसमें देना है, 90 में। तो 45 दूनी 90। वाह, संतुष्टि मिली। अब हम कहां पहुंच गए, शेषफल शून्य तक, हमारी मंजिल तक। जब हमें मंजिल मिल गई तो हम सीधे 45 दूनी 45 में किसका गुणा हुआ, 2 का, ये हमारा Q, और ये जो शेषफल प्राप्त हुआ वो हमारा R। तो जैसे ही शेषफल प्राप्त हुआ, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो चुका है, अतः अब अंतिम भाजक, जो आखिरी में जो भाजक रहेगा वही अंतिम भाजक, वही क्या होगा, 225 और 135 का HCF होगा। HCF आप 225 और 135, हमें कितना प्राप्त होगा, अंतिम भाजक कितना है, 45। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, एक्सरसाइज 1.1। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5
के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब हमें एक विषम पूर्णांक तो मानना होगा, तो हम एक कोई विषम पूर्णांक लेते हैं। ये ले लिया। अब हमें ये पता करना है कि वास्तव में इन रूपों का होगा या कुछ और होगा। तो हमें ए तो पता चल गया कि ए हमने एक विषम पूर्णांक ले लिया, लेकिन अब यहां बी कौन है? 6 6 6। तब b बराबर 6 लेने पर, b बराबर हमने 6 लिया, तो हमें क्या पता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं हम कि भाई साहब ये जो b है इससे सदैव छोटा होता है शेषफल r। तो हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। b से छोटा होता है और 0 से बराबर और उससे बड़ा होता है। तो अब हम विचार करें तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं? शेषफल संभव हैं। कौन कौन शेषफल संभव हैं आप बताइए? 0 बिल्कुल बराबर है तो 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 संभव है क्या? नहीं, b तो हमने 6 ही माना है और b से छोटा चाहिए हमें, तो 6 से छोटा कौन है? 5 है। तो अब हमारे लिए शेषफल हो गए 0 1 2 3 4 5। तो इस हिसाब से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा? तो इस हिसाब से होगा, अतः a के निम्न मान संभव हैं। कौन कौन से? विचार कीजिए, हमारे पास a है, b है, तो a के कौन कौन से मान संभव हैं? तो a हमारे पास a के कौन कौन से मान संभव हैं? सबसे पहले हम b का मान तो 6 लिख दें, 6q 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 सब में रहेगा, सब में आएगा 6q। चलिए हम ले लेते हैं, तो 6q प्लस, यदि r हम 0 लेते हैं तो पहला रूप ये हो जाएगा 6q प्लस 0, या 6q प्लस 1, या 6q प्लस 2, या 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5। यह रूप संभव है। अब हमें केवल एक इस रूप का हो सकता है, हमारा ये बताया गया है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है a। तो हम इनमें से अब हमें छटनी करना है कि भाई इतने रूप संभव है। यदि पूर्णांक होता तो इस तरह का पूर्णांक संभव होता, लेकिन पूर्णांक में केवल किस तरह की पूर्णांक की बात कही गई है a के लिए कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसका मतलब यहां पर जो जो सम है हम उन्हें हटा दें। सम कौन कौन है? तो हम देखते हैं 6q प्लस 1 को, तो सरिये 6q प्लस 0 को, तो 6q प्लस 0 क्या है? 6q प्लस 0 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3q। तो जो जिसका गुणांक 2 है वो तो सम संख्या है, तो ये हो गई सम। पहले वाला मान हो गया सम। ऐसे ही हमने लिया 6q प्लस 1, यहां से कोई कॉमन निकल पा रहा है क्या? नहीं निकल पा रहा है, इसलिए ये कहलाएगा विषम। दूसरे नंबर वाला क्या हो गया? विषम। अब तीसरे नंबर का मान हम लेते हैं, तो यहां ले लेते हैं, तीसरे नंबर का मान हम ले रहे हैं, कौन है? 6q प्लस 2। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? 2 कॉमन निकल जाएगा सर, यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 3 6, 6q प्लस 1। अरे ये 2 यदि गुणा में है तो ये तो सम है, तो ये तीसरे नंबर वाला क्या हो गया? सम संख्या हो गई। फिर
चौथे नंबर वाले में क्या है, 6q+3, 6q+3 है, तो 6q+3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6q+3 से तो कोई कॉमन निकलेगा नहीं, तो ये चौथे नंबर वाला क्या हो गया, विषम। फिर आया 6q+4, 6q+4 से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये कैसा है, सम। ये चौथा, पांचवें नंबर वाला क्या है, सम। और छठवें नंबर वाला जो मान है हमारा, उसे भी हम चेक कर लेंगे। छठवें नंबर वाला मान क्या है हमारा, 6q+5, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए ये छठवें नंबर वाला मान भी क्या होगा, विषम। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कौन कौन से सम है और कौन कौन से विषम। तो हम लिख देंगे अतः लिख देंगे। चलिए, अर्थात धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स q+1, 6q+3 एवं 6q+5 के रूप का होगा। गणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को हम एक भाज्य संख्या ले लेते हैं 20, उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, ये 20 है, सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 एकम 2 और ये 0, फिर 2 से विभाजित किया तो 2 पंचे 10, फिर 5 से विभाजित किया तो 1। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 20 वास्तव में क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 1 का तो महत्व नहीं है, यहां अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं हम, इसलिए अभाज्य गुणनखंड हमने बनाया 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, आगे क्या कह रहा है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यदि हम क्रम पर ध्यान ना दें तो ये वास्तव में 20 के अद्वितीय गुणनखंड है। कभी हम इसे ऐसा लिख दें 2 गुणा 5 गुणा 2, या कभी हम इसे ऐसा लिख दें 5 गुणा 2 गुणा 2, तो ये क्रम बस बदला है। जबकि हमारे पास ये 2 2 5 2 2 5 2 2 5, सब में स्थिति एक समान है, लेकिन केवल क्रम यदि बदल जाए, क्रम गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यदि हम क्रम पर ध्यान न दें तो वास्तव में गुणनखंडन अद्वितीय होता है। तो हम इससे संबंधित अब हम HCF ज्ञात करेंगे। तो ये हमने पिछली कक्षाओं में भी किया है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम एक प्रश्न लेते हैं कि 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो और फिर LCM भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 96 और 404 का किस का HCF और LCM ज्ञात करना है हमें। 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। चलिए, वो भी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, तो और भी सरल हो गया ये तो हमारे लिए। उदाहरण नंबर 7। चलिए, तो हम उदाहरण नंबर 7 को हल करते हैं। सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, अद्वितीय होता है। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2। तो 2 चौके 8 बचा 1, 1 को जब हम 6 के सामने लिख देंगे तो 16, 2 8 16, फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, तो 2 चौके 8, फिर 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया तो 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो हमने 3 का पहले क्यों नहीं दिया, एक क्रम है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम पहले ट्राई करें और धीरे 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 बढ़ते क्रम में आगे बढ़ें। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आए
96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 5 बार 2 आ गए और ये 3 आ गया। इसी तरह से हम 404 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। बहुत आसान है। 2 का देंगे सबसे पहले, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। अब हमें पता है कि 2 का भाग संख्या में तभी जाता है जब उसके इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। 2 के पहाड़े में इकाई में आने वाले अंक ही हो तो 2 का भाग जाता है। तो हम क्यों ना 3 का ट्राई करें, लेकिन 3 का भाग जाता है या नहीं यह ट्राई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग करना पड़ेगा। अंकों का योग तो 2 ही है सर। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता तो हम कहते कि यह संख्या 3 से विभाजित है। तो अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो अब हम 404 को लिख सकते हैं। वास्तव में ये 101 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को और अधिक सरल खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए अब हम लिख सकते हैं 404 को 2 गुणा 2 गुणा 101। अब हमारे पास दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड उपलब्ध हैं। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड उपलब्ध हैं। तो HCF वास्तव में क्या है? HCF वास्तव में ये है कि संख्याओं के गुणनखंड को हम एक और थोड़ा सरल रूप में हम देख लें। सबसे पहले HCF हम ज्ञात कर देंगे। तो देखिए पहले यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, फिर यहां दूसरे नंबर का 2 है तो यहां भी दूसरे नंबर का 2 है, पर यहां तीसरे नंबर का 2 है किंतु यहां नहीं है, किसी काम का नहीं। दोनों के पास होना चाहिए ऐसी संख्याएं जो दोनों के गुणनखंडों में शामिल हो। तो ठीक है, अब ये 2 गुणा 2, इसके अलावा 101 इनके पास है लेकिन इनके पास नहीं है, 3 इनके पास है उनके पास नहीं है। तो HCF में कौन कौन आएंगे? 2 गुणा 2। बहुत आसान है सर, बहुत ही आसानी से कर लिया हमने। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे LCM। अब इन दोनों संख्याओं का LCM यदि हमें ज्ञात करना है तो वो भी आसान है। वो भी आसान कैसे है? हम दोनों में से किसी एक संख्या के सारे गुणनखंड उतार लें। सारे गुणनखंड उतार लेता हूं मैं 96 के। क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, सारे गुणनखंड उतार लिया। अब जो हमारे पास आ चुका है, पहला 2 हमारे पास आ चुका है तो यहां की पहला 2 की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर का 2 हमारे पास आ चुका है तो यहां के पहला 2 की हमें आवश्यकता नहीं, यहां के दूसरे नंबर के 2 की भी हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हमारे पास 101 दिख रहा है सामने वाले के पास। 404 के पास 101 है तो वो 96 सोच रहा है कि मेरे पास तो 101 नहीं है जो हम LCM निकाल रहे हैं। तो भैया 101 आप किससे ले लो? यहां से ले लो। तो ये 404 के पास 101 था, इसलिए 101 यहां के गुणनखंडों में अभी तक आया नहीं है तो हम अलग से क्या ले लेंगे? 101 ले लिया। आसान है। LCM में सारी संख्याएं आना चाहिए, लेकिन दोनों संख्याओं में ऐसी अभाज्य संख्याएं जो दोनों में कॉमन हैं उन्हें केवल एक ही बार लिखा जाएगा। आसान है। तो हमने ये देखा कि जब हम 96 को ले रहे थे तो यहां पर हमने पहला 2 और दूसरा 2 ले लिया है, तो यहां पर भी पहला 2 और दूसरा 2 हम छोड़ देंगे और बचे हुए अंकों को, ये पूरे अंक तो ले लिया, ये पूरे अंक लिया पहले गुणनखंड में और उसके बाद यहां के बचे हुए अंकों को फिर से शामिल कर दिया। ये कहलाता है LCM। अब मैं इसे दूसरी मेथड से भी यूज कर सकता हूं। दूसरी मेथड में हम इसे घातांक के रूप में यदि गुणनखंड को बदल दें तो और आसान हो जाएगा। 96 को हम घातांक, ये देखिए 96 के गुणनखंडों को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5 गुणा 3। 96 को क्या लिख दिया मैंने? 2 की घात 5 गुणा 3। वैसे ही 404 को मैं क्या लिख सकता हूं? 404 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 101। तो अब हम इस विधि से HCF यदि निकालेंगे तो क्या होगा? हमें यह होगा कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम
घात, समान घातों में न्यूनतम घात वाला पद यदि हम लेंगे तो वो कहलाएगा HCF। ये भी बहुत आसान है, इससे भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई कि भाई साहब दोनों के हमने अभाज्य गुणनखंड किया और दोनों के अभाज्य गुणनखंड में समान अंक जो है, दो है यहां समान अंक, यहां भी दो है समान अंक, सबको पता है। तो समान अंक में हमें कौन सा वाला लेना है, जिसकी घात छोटी है, महत्तम समापवर्तक में छोटी घात वाला, तो 2 की घात 2 वाला ले लिया। और भी पद होते, मान लो यहां भी 3 होता, यहां भी 3 होता, तो फिर देखते कि छोटी घात कौन सी है, फिर उसको गुणा में डालते। लेकिन अब नहीं है तो नहीं, अब हम ले रहे हैं एलसीएम। यदि हम इस विधि से एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, दोनों के उत्तर सेम आना है, इतना ही आना चाहिए। तो हमें देखना यह है कि दोनों अभाज्य गुणनखंडों में समान घात वाले पदों की उच्चतम घात वाला पद लेना है हमें। ठीक है, अब हमें क्या लेना है कि सभी अंकों की उच्चतम घात वाले अंक लेना है हमें। तो चलिए देखते हैं, यहां पर दो है, यहां भी है, यहां भी है, तो 2 की सबसे बड़ी घात लेना है, छोटी घात तुम रेस्ट करो। छोटी घात कहां जा चुकी, HCF में जा चुकी, तो सबसे बड़ी घात लेना है। तो बोले सर 3 का क्या करें, 3 की घात यहां कितनी है, 1। यहां यदि 3 होता तो घात कितनी होती, 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मान वैसे भी 1 होता है, यहां गुणा में 1 तो है, हम यहाँ कुछ नहीं है, 3 की घात तो कितनी है, यहाँ 3 की घात 0। तो भैया बड़ी बड़ी घात वाले पद लेना है हमें एलसीएम में। मात्र बड़ी घात वाला यहाँ कौन है, 3 की घात 1 है। फिर यहाँ की तो सब घातें खत्म हो गई, फिर यहाँ और कौन है भैया बचा, 101। चलो आप भी आ जाइए, आपकी सबसे बड़ी घात यहाँ 1 है, यहाँ 101 की घात कुछ नहीं है, मतलब कितनी है, 0 है। तो हमें 1 घात वाला पद यहाँ से ले लेना है। तो ये हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर 2 5 बार आया था, तो यहाँ भी 2 5 बार आया है, यहाँ 3 1 बार है, तो यहाँ 3 1 बार है, 101 है। मतलब दोनों तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। तो वास्तव में HCF तो हमने निकाल लिया 4, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96। ये हो गया 32 तिया 96 गुणा 101। 101 का हम इसमें गुणा कर देंगे, इजी है भैया। 1 का पहाड़ा पढ़ो 6, 1 नम्मा 9, 0 है तो 0 0, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए तीसरे नंबर के अंक का गुणा कर रहे हैं, इसलिए सैकड़े के अंक से शुरू करेंगे, कायदा को छोड़ देंगे, सैकड़े के अंक से लिखना शुरू करेंगे। 1 छक्का 6, 1 नम्मा 9 और ये हुआ 6 9 6 9। तो एलसीएम कितना आया, 9696। HCF कितना आया, 4। इस तरह से हम आगे के और सवाल कर सकते हैं।